हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7th NCERT पॉलिटी का चौथा अध्याय लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का अध्याय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के अध्याय में हम लोग लैंगिक असमानता के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में सदियों से पितृसत्तात्मक सत्ता चली आ रही है और पितृसत्तात्मक सत्ता के प्रभाव की वजह से यहाँ पर लड़कों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, वहीं लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। तभी आप लोग देखते हैं कि आज़ादी के लगभग 75 साल पूरे होने के बावजूद भी हमारे देश में आज भी लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। देश में संविधान है, संविधान सभी को समान मानता है, फिर भी हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों से कमतर मानते हैं। तो आज हम इस मुद्दे पर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं इससे रिलेटेड वो भी देखेंगे, वो आंकड़े क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लैंगिक भेदभाव की शुरुआत होती है लिंग बोध से। यानी आप लोग जब छोटे होंगे बचपन में, तो आप लोगों के जो ग्रुप होंगे, आप लोगों के जो दोस्त वगैरह होंगे, उसमें कुछ मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। तो 4-5 साल या 6 साल की एज तक आप उनके साथ खूब खेले होंगे। यानी आपको कोई अंतर महसूस नहीं हुआ होगा कि ये लड़की है या ये लड़का है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो किए तो वैसे वैसे आपके मन में एक अंतर स्पष्ट हो गया कि भाई ये लड़की है, इसके साथ हमें नहीं खेलना है। हम लड़के हैं, हम लड़कों का ग्रुप अलग होगा, लड़कियों के खेल अलग होंगे, लड़कों के खेल अलग होंगे। लड़कियां अक्सर रो जाती हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह की धारणाएं आपके अंदर बनती गई होंगी। वास्तव में जो ऐसी धारणाएं आपके अंदर बनी हैं, ये अपने आप नहीं बनी हैं, बल्कि समाज ने दी हैं। आपने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? समाज से सीखी हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो अंतर है आपके मन में समय के साथ और गहराता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब ये अंतर आपको ये रियलाइज करवा देता है कि आपकी क्षमताएं उन लड़कियों की क्षमताओं की अपेक्षा अधिक हैं, और लड़कियों के मन में एक निगेटिव धारणा बैठ जाती है कि वो कमज़ोर हैं। तो आज का अध्याय हमारा यही सब चीज़ें बताता है। तो यहाँ पर लिंग बोध के बारे में बात की गई है। देखिए, लिंग बोध से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारे संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। यानी कि यहाँ पर जो आपको लिंग बोध कराया गया है, किसी और ने नहीं कराया है, समाज ने नहीं कराया है। और रूढ़िवादी धारणा का मतलब क्या है? जब हम किसी समूह के प्रति, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक समूह हो, जातिगत हो या लैंगिक समूह हो, उसके प्रति एक धारणा, पक्की धारणा अपने मन में बिठा लेते हैं, तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। देखिए, जब हम किसी को लेकर एक पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसकी हम जो उसकी क्वालिटी हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी क्षमताओं को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लैंगिक जो धारणा है, लैंगिक भेदभाव की धारणा है, इसमें अक्सर लड़कों को स्ट्रांग माना जाता है कि लड़के बलशाली होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। लड़कों को ये माना जाता है कि भाई लड़के जो हैं ऐसे काम कर सकते हैं जहाँ पर श्रम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मेहनती काम कर सकते हैं, लड़कियाँ अधिक श्रम वाले काम नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह की धारणाएं हमारे समाज में या हमारे मन में जो बैठी हुई हैं, ये सभी धारणाएं रूढ़िवादी धारणाएं हैं। और ये जो अंतर है, ये जो जैविक अंतर आप लड़के लड़की वाला देख रहे हैं, आपके मन में बैठा दिया कि आप लड़के हो तो आप यही काम करोगे, आप लड़की हो तो आप ये काम करोगे, आप लड़के हो तो आप ट्रक चला सकते हो, लड़की हो तो घर का काम संभालोगी। तो ये जो अंतर आप लोग देख रहे हैं कि रूढ़िवादी धारणाओं की वजह से आपके मन में बैठा हुआ है। और ये सब चीज़ें हमने कहाँ से सीखी हैं? हमारे समाज से। लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है, और यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं वो स्वाभाविक हैं और पहले से तय हैं। यानी हमारे मन में जब लिंग बोध या जेंडर की जो समझ आती है वो हमारे परिवार से या समाज से आती है, और उस समझ के आधार पर हम अपने इर्द गिर्द जो स्त्री पुरुष हैं, जो जो भूमिकाओं का निर्वहन जो कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि यही स्वाभाविक है। भाई हमारी अपनी माँ को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई माँ का काम यही होता है कि सुबह सुबह उठ के सबको चाय देना, खाना बनाना, टिफ़िन लगाना, आपके कपड़े धोना। तो आपके मन में ये धारणा बैठ गई कि माँ का काम यही है। भाई स्त्री है तो स्त्री का काम यही घर संभालना है, पिता है पिता जॉब पर जाएंगे। तो ये जो अंतर आप देख रहे हैं, ये हमारा अंतर आपके मन में जो धारणा बैठी हुई है, नेगेटिव धारणा बैठी हुई है, इस वजह से आपने ये अंतर क्रिएट कर लिया है। वास्तव में ये भूमिकाएं जो हैं दुनिया भर में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए अलग अलग होती हैं, और ये जो आप अंतर है या ये जो विभेद आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे समाज से हमारे मन में बैठता है। ये शब्द जो है हमें बहुत सी असमानताओं
और स्त्री और पुरुष के बीच शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। लिंग बोध वाला जो शब्द है, ये स्त्री पुरुष की बहुत सारी जो असमानताएं हैं, उनके बीच के जो शक्ति संबंध के अंतर हैं, उनको समझने में भी हमारी मदद करता है। देखिए, लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण अस्मिता या आइडेंटिटी होती है, और जिस भी समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें ये सिखाता है कि लड़की और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार है और कैसा करने योग्य है। यानी आप जिस भी समाज में होते हैं वो बताता है कि लड़कियां कैसे बिहेव करेंगी, लड़के कैसे बिहेव करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय समाज में लड़कियों को बचपन से ही दब्बू प्रवृत्ति का स्टार्टिंग से दबा के रखा जाता है कि आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, आपको पराई घर जाना है। उनके मन में एक धारणा बिठा दी जाती है कि आपके माँ बाप का घर आपका नहीं है, आपका अपना घर नहीं है, आपको कहीं दूसरी जगह जाना है, ससुराल में जाना है। तो ससुराल में जाना है तो आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, सबकी आज्ञा को फॉलो करना है, अपनी कोई तर्क नहीं देना है, जो लोग कह रहे हैं उसको मान लेना है। तो लड़कियों को स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ दबाया जाता है, दब्बू प्रवृत्ति का बनाया जाता है। तो इस तरह से लड़कियां जो हैं उस चीज़ को ये मान लेती हैं यही हमारी आइडेंटिटी, यही हमारी अस्मिता है, जबकि ऐसा नहीं है। अधिकांश समाज, जिनमें कि हमारा समाज भी शामिल है, पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर समाज की ये स्थिति है, केवल भारतीय समाज की नहीं है। हर समाज में पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व दिया गया है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं को निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। यानी हम अपने भारतीय समाज की बात करें तो हमारे भारतीय समाज में जो काम हमारे पुरुष कर रहे हैं या जो काम स्त्रियां कर रही हैं, तो स्त्रियों को काम को पुरुषों के काम की तुलना में कम महत्व मिलता है। देखिए, समाज जो है लड़के और लड़कियों में बहुत कम आयु से ही अंतर स्पष्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप छोटे होंगे, 3 या 4 साल के होंगे, तो आपके जो भी सहपाठी रहे होंगे, जो मित्र रहे होंगे, उसमें कुछ लड़कियां भी शामिल होंगी, है ना। तो उनके साथ आपको खेलने में कुछ अजीब नहीं लगता होगा, आप खूब खेलते होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो किए, 7-8 साल के हुए, आपके माइंड में बिठा दिया गया वो लड़की है, लड़की है, वो ये खेल खेल रही है, वो अपनी गुड़ियों से खेलेगी, उसके खिलौने अलग होंगे, वो किचन का सेट आता है उससे खेलेगी। आप लड़के हो, आप कार वाले खिलौने चलाओगे। तो इस तरह का जो अंतर बिठा दिया जाता है, ये हमारे समाज हमारे मन में बिठाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि समाज जो है लड़के और लड़कियों में बहुत कम आयु से ही ये अंतर स्पष्ट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, बंदूकें दी जाती हैं, गन्स दी जाती हैं, और लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है। जो आपके किचन का सेट आता है, बच्चों के जो किचन का सेट आपने देखा हो, कहीं मेले वगैरह में आप गए हो, मार्केट में गए हो, तो उसमें छोटे छोटे बर्तन होते हैं, जैसे कढ़ाई होती है छोटी सी, स्टोव या जो गैस वगैरह, गैस सिलेंडर, उस तरह से छोटे छोटे बर्तन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो खिलौने हैं वो बच्चों के मन में छवि गढ़ देते हैं कि भाई लड़कियां हैं, लड़की है तो गुड़िया खिला रही है, इसका मतलब क्या है कि वो आगे चलकर जो बाल बच्चे हैं उनको संभालेगी। किचन सेट से खेल रही है, इसका मतलब क्या है कि आगे चल के जो गृहस्थी की जिम्मेदारी है, किचन की जिम्मेदारी, वो संभालेगी। वहीं लड़कों को क्या सिखाया जाता है कि भाई आपको कार चलानी है या आपको कुछ और काम करने, गन दी जाती है। तो आप लोगों देख रहे होंगे कि इस तरह से बच्चे की एक मतलब साइकोलॉजी तैयार कर देते हैं, एक पूरा पूरा भविष्य की साइकोलॉजी तैयार कर देते हैं कि आपको आगे चलकर यही भूमिका निभानी है। तो खिलौने जो हैं बच्चों को यह बताने के माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। तो कहीं ना कहीं खिलौने इस तरह से हमारी भविष्य की जो भूमिका है वो तय कर देते हैं। और ये अंतर जो है केवल खिलौनों में ही नहीं है, हम लोग अपनी प्रतिदिन की छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनमें भी देखते हैं। तो उनमें भी ये अंतर बना के रखा जाता है। जैसे लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही लड़कियों को दबाया जाता है, उनको दब्बू बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके मन में ये बिठा दिया जाता है कि भाई आपको पराई घर जाना है, आपके माँ बाप का घर आपका अपना घर नहीं है, आपको पराई घर जाना है। और पराई घर के हिसाब से आपको तौर तरीके सीखने हैं, आपको ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि वहाँ पर दूसरे घर में जाकर आपको दब के रहना है। तो लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौबदार होना चाहिए। और बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों में, अध्ययन के विषयों का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा जो गृह विज्ञान वाला सब्जेक्ट है वो कौन लेता है, लड़कियां लेती हैं, और मैथ लड़के लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे हमारे पाठ्यक्रम में भी जब बच्चे आगे बड़े हो जाते हैं, कुछ पाठ्यक्रम चूज करना होता है, वहाँ पर भी वो वही जो सोच है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप वाली जो सोच है, उस सोच के अकॉर्डिंग वो उस कोर्स का चयन करते हैं। तो यहाँ पर बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों में या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। जैसे आज का समय तो आप देख रहे हैं परिवर्तन आ रहा है, समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। जैसे आपने देखा, हमने बताया कि बच्चों को बचपन में
लड़के जो होते हैं उनको गन दी जाती है खेलने के लिए, लड़कियों को गुड़ियाँ दी जा रही है, किचन सेट दिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे जो परिवार जागरूक हो गए हैं उन परिवारों ने अपने बच्चों को डिफेंस में भी भेजा है। बहुत सारी लड़कियां जो है आर्मी में भी वर्क कर रही हैं, पुलिस में वर्क कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सोच अब बदल रही है। लेकिन फिर भी बहुसंख्यक समाज आज भी हमारा बदला नहीं है, आज भी लड़के और लड़की में विभेद करता है। अस्मिता या पहचान का मतलब क्या होता है? देखिए, अस्मिता का मतलब है कि एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है कि आपका अस्तित्व क्या है, उसे ही अस्मिता या पहचान कहा जाता है। और एक व्यक्ति की कई अस्मिताएं या पहचान हो सकती हैं। जैसे एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन लड़की भी हो सकता है, किसी की बहन भी हो सकती है वो, या एक संगीतकार भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, कुछ भी उसकी अस्मिता या आइडेंटिटी हो सकती है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अब आगे यहाँ पर कुछ समाजों के बारे में बात बताई गई है। उन समाजों का अध्ययन यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो भारतीय समाज का अध्ययन है और एक भारत से बाहर के एक समाज का अध्ययन है कि वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं और लड़के उनमें किस तरह का अंतर है और उनकी भूमिकाएं क्या क्या हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सामोआ द्वीप की। यहाँ पर 1920 के दशक में यहाँ के समाज का अध्ययन किया गया था और उस आधार पर कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। देखिए, सामोआ द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। तो इस समाज पर एक अनुसंधान किया गया था 1920 के दशक में। तो ये पाया गया था कि वहाँ के जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। उस दौर में वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वो बच्चे क्या करते थे, अपने से जो बड़े बच्चे हैं या अपने जो वयस्क हैं, अपने पेरेंट्स वगैरह हैं या अपने आसपास के जो बुजुर्ग हैं, उनसे ही बहुत सी बातें सीखते थे। जैसे कि घर कैसे संभालना है, छोटे भाई बहनों की देखभाल कैसे करनी है, शिकार कैसे करना है, मछली पकड़ने कैसे जाना है, बागान से जो नारियल वगैरह वो कैसे तोड़ने हैं। ये सब चीज़ें अपने बड़े जो एल्डर्स थे उनको देखकर ये लोग सीखते थे। यहाँ पर ये समाज जो था, ये इस समाज में जैसे छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे तो जैसे ही बच्चे जैसे चलना शुरू करते हैं 6-7 महीने 8 महीने के बाद बच्चा चलना शुरू कर देता है, मतलब घुटनों पर रेंगना स्टार्ट कर देता है और साल 1.5 साल में वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे ही उनकी जो माताएं होती थी, उनकी माताएं या उनके पिता उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। और इन छोटे बच्चों की देखभाल का जो जिम्मा था 5 साल या 8 साल के बीच के जो बच्चे हैं, 5 से 9 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनके कंधों पर आ जाता था। वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे और ये जिम्मेदारी जो है इनसे बड़े बच्चों पर आ जाती थी। और जब कोई लड़का लगभग 9 साल का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जाता था। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 से 8 साल का जो बच्चा है वो अपने छोटे छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करेगा। उसकी देखभाल जो माँ बाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो 5 से 8 साल के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं, उसके बड़े भाई बहन कर रहे हैं। और जैसे ही उनमें से कोई लड़का 9 साल का हो गया है तो वैसे ही वो बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जाता है और बाहर के काम को वो सीखता था, जैसे कि मछली पकड़ना। चूँकि सामोआ एक द्वीप है तो द्वीप के आसपास बहुत सारी मछलियाँ मिलती थी, तो यहाँ पे मछली पकड़ने का प्रमुख धंधा था। इसके अलावा नारियल के पेड़ लगाना, बागानों से नारियल तोड़ना। और जब लड़कियाँ 13-14 साल की हो जाती थीं, तो जब तक लड़कियाँ 13-14 साल की नहीं होती थी तब तक तो वो घर में ही छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती थी और घर के छोटे बड़े काम करती थी। तो ये वही चीज़ बताई गई है कि लड़कियाँ जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। ठीक है, जैसे ही लगभग ये 14 साल की हो जाती थी तो 14 साल की उम्र के बाद भी लड़कियों को भी स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती थी। लड़कियां भी मछली पकड़ने जाती थीं, बागानों में काम करती थीं और ये डलियां बुनने का काम सीखती थीं। यानी कहने का मतलब ये है कि लड़के जो है कम एज पे ही लड़कों को आज़ादी मिल जाती थी। लड़के जैसे ही 9 साल का लड़का हुआ, 9-10 साल का हुआ, उसे बड़े लड़कों के ग्रुप में शामिल कर दिया गया। और लड़कियों को लेकर ये था कि लड़कियों को आज़ादी तो देते थे लेकिन एक एज के बाद, 14 साल की एज के बाद। यानी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़के और लड़की में अंतर किया जा रहा है। यहाँ पे लड़के लड़की बराबर नहीं है। भाई लड़कों को जो एज ग्रुप दी गई है 9 साल दी गई है। भाई 9 साल की एज में लड़के जो हैं बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जा रहे हैं, जबकि लड़कियां जो है 14 साल तक वेट कर रही हैं। तो यार 14 साल की उम्र के बाद लड़कियां भी हल्की सी फ्री हो जा रही हैं, उनको भी बाहर जाने की आज़ादी मिल गई, बाहर काम करने की आज़ादी मिल गई है। अब यहाँ पर देखिए खाना पकाने का काम क्या है। यहाँ पर खाना पकाने का जो काम है ये अलग से बने रसोई घरों में होता था और ये खाना पकाने का जो काम था यहाँ पर ये अधिकांश काम लड़के ही करते थे। लड़कियां केवल उनकी मदद करती थी, हेल्पर के तौर पे काम करती थी। बाद बाकी खाना पकाने का जो काम है मूल रूप से लड़के करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर समाज में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लड़के और लड़कियों के बीच में किस तरह से भेद किया गया है। फिर भी यहाँ पर लड़कियों को लेकर बहुत ज़्यादा ये समाज निगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा समाज में रूढ़िवादी धारणाएं नहीं है, क्योंकि लड़कियों को यहाँ भी फिर भी आज़ादी दे रहे हैं। अब एक अध्ययन यहाँ पर मध्य प्रदेश का किया गया, यानी भारत का किया गया है और ये मध्य प्रदेश राज्य में 1960 के दशक का अध्ययन है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर कक्षा 6 में आने के बाद जो लड़के और लड़कियाँ हैं ये अलग अलग स्कूलों में
दाखिल किए जाते हैं, अलग अलग स्कूलों में इनके एडमिशन करवाए जाते हैं। और लड़के और लड़कियों के स्कूलों की जो विशेषता है वो बताई गई है कि जो लड़कियों के जो विद्यालय हैं, लड़कियों के जो स्कूल हैं कुछ इस तरह से होते थे, जैसे ये है। तो लड़कियों के स्कूल कुछ इस तरह से हैं, ये साइड से कमरे बने, इस तरह से कमरे बने हैं, है ना, और ये इधर कमरे बने और बीच में यहाँ पे ग्राउंड है ना। तो यहाँ पर लड़कियों के स्कूल कुछ इस तरह से थे कि लड़कियों के स्कूलों के बीच में एक आंगन होता था, जहाँ पर लड़कियाँ जो होती हैं बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थीं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई लड़कियाँ क्या इतनी कमज़ोर हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं बीचों बीच में ग्राउंड बनाया है। भाई आपने उन्हें अगर इतना कमज़ोर बना दिया है तो वो कमज़ोर अपने आप को फील करेंगी। अगर आपने उनको कमज़ोर ना बनाया होता, उनको ट्रेनिंग दी होती, अच्छे सिखाया होता कि कोई आपको छेड़े परेशान करे आप उसका मुंह तोड़ देना है, आपके पास बहुत सारे कानूनी विकल्प भी हैं, तो लड़कियां ऐसा नहीं करती। लेकिन क्योंकि समाज ने एक सोच क्रिएट कर दी है, तो यहाँ पर क्या था, लड़कियों के जो स्कूल थे उनके बीचों बीच में एक आंगन होता था और उस आंगन में लड़कियां बिल्कुल बाहरी दुनिया से कट के उस आंगन के सीमित दायरे में लड़कियां सुरक्षा में खेलती थीं। जबकि लड़कों के स्कूलों की बात की जाए तो लड़कों के स्कूल में कोई ऐसा आंगन नहीं होता था। यहाँ पर उनका जो खेलने का मैदान था खुला सा बड़ा मैदान था कि यहाँ पर मान लीजिए ये साइड से बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे कमरे बने हैं और सामने एक ओपन ग्राउंड है, दूर दूर तक फैला हुआ ग्राउंड है, यहाँ पे मजे से लड़के खेल रहे हैं। इसके बाद छुट्टी के बाद जब लड़के लड़कियाँ घर पे जाते थे तब की स्थिति यहाँ बताई गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के समय में भी आप देखते होंगे कि लड़के तो बिंदास होकर जाते हैं, हो हल्ला मचाते हुए जाते हैं अपने घर पे वापस, और लड़कियाँ क्या होती है समूह में जाती हैं। आज भी आप देखेंगे भारत में तो अधिकांश राज्यों में, यूपी देख लें, बिहार, एमपी, तो यहाँ पर आप देखते होंगे लड़कियाँ समूह में जाती हैं। क्यों जाती हैं समूह में? समूह में जाने का रीज़न भी है, उन्हें एक तो असुरक्षा का भाव है कि भाई कोई छेड़ ना दे, कोई परेशान ना करे, है ना। कोई परेशान करेगा, कोई छेड़ देगा तो एंड में बदनामी होगी और अंत लोग लड़की को गलत ठहरा देंगे, हो सकता है लड़की की पढ़ाई बंद हो जाए। तो लड़कियां, आपने देखा होगा कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो सर झुकाए, चुपचाप सर झुकाए चली जाती हैं, उन्हें आसपास के माहौल से कोई मतलब ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही था कि उस समय लड़कियां जब विद्यालय से घर जाती थी तो एक समूह में ग्रुप बनाकर लड़कियां जाती थी और बिल्कुल सीधे अपने घर पे पहुंचती थी। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है गली मोहल्ले में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, किसी से बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है। तो स्कूल के बाद लड़कियां समूह में घर जाती थी, सड़कों पर घर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी और लड़कियों के लिए गली से सीधे घर पहुंचने, यानी गली जो थी सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। वहीं लड़कों की बात करें तो जैसा कि आज के समय में आप देखते होंगे, आज भी लड़के छुट्टी के बाद कभी भी सीधे घर तो जाते नहीं हैं, आराम से गली में खड़े होकर यार दोस्तों से बात करेंगे, है ना। कई बच्चे आपने देखा होगा साइकिल से जाते हैं तो साइकिल वो लहरा के साइकिल भी चलाते हैं वहाँ पर, है ना, स्टाइल मारना जैसे को कहते हैं। तो लड़के जो है बिंदास तरीके से जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि जबकि लड़के जो हैं सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे खाली समय में यहाँ पे गप्पे मारते थे, खाली समय में सड़क पे खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं, यहाँ पे दौड़ लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। लेकिन लड़कियों के लिए इतनी आज़ादी नहीं थी। लड़कियां क्या था, लड़कियों के लिए गली जो थी सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं। ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये डर है कहीं हमारी लड़की को कोई परेशान ना करे, तंग ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की को प्रति कोई गलत कदम ना उठा दे या लड़की कुछ किसी के बाहरी दबाव में आके कुछ गलत कदम ना उठा दे। तो इस वजह से लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग घर से ही दी जाती थी कि आपको किसी से मतलब नहीं रखना है, बिल्कुल बात नहीं करनी है, सीधे सीधे अपने घर पे आना है, आपको कोई मस्ती नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को इस तरह से उन्होंने एक माइंड सेट कर दिया था कि आपको दबना है, दब के रहना है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी दिखती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो महिलाएं घरों में काम कर रही हैं या अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को संभालती हैं तो उनकी स्थिति क्या है। तो अब है यहाँ पर घरेलू कार्य का अवमूल्यन और दोहरा बोझ। अवमूल्यन का मतलब है कि किसी चीज़ का मूल्य ना समझना। हम जब किसी चीज़ का मूल्य ना समझें उसको अवमूल्यन कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी माता जी, यानी हम सबके घरों में हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वही पूरी गृहस्थी को संभालती हैं, खाना बनाने से लेकर कपड़े, घर का जो साफ सफाई है या घर को पूरा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करने का जो जिम्मा होता है वो माँओं के हाथ में होता है। माएँ और जब सिस्टर बड़ी हो जाती हैं सिस्टर भी उसमें सहयोग करती हैं। तो अक्सर भारतीय परिवारों में ये ट्रेंड देखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे वो बीमार हो, वो हर मौसम में आपके लिए बिना थके खाना बनाती हैं। लेकिन उसके बाद भी हम सबके जो पिता होते हैं कई बार उनको ताना भी मार देते हैं, तुम करते क्या हो, तुम तो घर में बैठे रहते हो, तुम्हारा कोई रोल ही क्या है। हम ऑफिस जाते हैं, इतना हमें टेंशन डिप्रेशन झेलना पड़ता है,
लोगों की सुननी पड़ती है, तुम क्या करते हो, घर में ही तो रहते हो, घर में क्या काम है, किचन का ही तो काम, कुछ काम नहीं होता है। इस तरह के ताने आपके घर में आपकी माँ को, आपकी सिस्टर को सुनने पड़ते होंगे, या जिन लोगों की सिस्टर वगैरह किसी और अन्य घरों में ब्याही हैं तो वो बताती होंगी अपने ससुराल का हाल। तो इस तरह की बातें अक्सर आपको सुनने को मिलती होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुषों को ये लगता है कि जो घर का काम होता है, घर का काम महिलाओं के लिए स्वाभाविक बात है, ये कोई काम नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो चलते फिरते हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सोचना बहुत गलत है, एक निगेटिव गंदी धारणा है महिलाओं के प्रति। तो महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले घरेलू कामों जैसे कि सफाई करना, खाना बनाना, देखभाल करना, यानी छोटे बच्चों की देखभाल है, बुजुर्गों की देखभाल है, कोई बीमार है उन सब की देखभाल, इन सब का जिम्मा किसका होता है? ये जिम्मा माना जाता है महिलाओं का। तो इसको जो है घरेलू कामों को काम नहीं माना जाता है, बल्कि एक स्वाभाविक उसे जिम्मेदारी मान लिया जाता है। हमारा समाज ये मानता है ये तो स्वाभाविक जिम्मेदारी है, महिलाओं का फर्ज होता है बच्चों को पालना, खाना बनाना, पेरेंट्स को संभालना, पेरेंट्स बीमार पड़ जाए उनको दवाई देना, ये महिलाओं का फर्ज है, इसके लिए उन्हें कौन पे करेगा? तो इसलिए इस वजह से हमारे समाज में धारणा बनी हुई है। इसी वजह से इस काम के लिए हम अपने घर में जो भी हमारी मम्मी हैं, सिस्टर हैं, उनको इसके लिए कुछ भी हम पे नहीं करते, कुछ भी पेड नहीं करते, कोई भुगतान नहीं करते हैं। और हमारी जो माएँ हैं वो दिन रात, या यूँ कहें कि साल के 12 महीने बिना थके बिना रुके काम में लगी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब समझदार हो गए हैं, इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी माँ के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति आभार व्यक्त करें। देखिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे आते हैं, कुछ मैरिड लड़कियां भी ऐसी हैं जो बताती हैं कि उनके जो ससुराल वाले हैं, लड़की पढ़ ना जाए, बहू पढ़े ना, इसलिए वो क्या करवाते हैं, अतिरिक्त काम का दबाव डालते हैं। जैसे घर में कोई मेहमान आए हुए हैं तो 2-2 3-3 सब्जियां बनवा रहे हैं, ये सब काम करवा रहे हैं। तो कई लड़कियों ने बात बताई है मुझे कि सर, पति जो है इस तरह से हुक्म ऑर्डर चलाते हैं कि हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आप सबसे कहना ये है, चाहे आप लड़के हों, लड़की हों, लड़कियां हैं तो भविष्य में जाके आप भी किसी की सासू माँ बनोगे। मेरा कहना ये है कि देखो, सामने वाला कोई भी इंसान, कोई भी स्त्री, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। किसी के ऊपर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए कि इंसान अपने आप से अंदर से टूटने लगे, है ना। कुछ काम हमें स्वयं करने चाहिए, और ये शिक्षा मैं अपने जीवन में भी एडॉप्ट कर चुका हूँ। अपने घर में मैं किसी पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं डालता हूँ, अपने कपड़े मैं स्वयं धोता हूँ। यहाँ तक कि पत्नी होने के बावजूद भी पत्नी से भी मैंने मना कर रखा है कि आपको मेरे कपड़े नहीं धोने हैं। तो कुछ काम हमें स्वयं करने चाहिए, ताकि जो हमारे घर में हमारी जो गृहिणी हैं, आपकी माता है, आपकी पत्नी है, उन पर ये अतिरिक्त बर्डन ना पड़े। तो आप जब इतना सब कुछ जान रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप अपने जीवन में भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, उसमें सुधार लाएं। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा बहुत से घरों की बात ऐसी भी है कि वहाँ पर घरेलू काम करने के लिए नौकरों को लगा लिया जाता है, कुछ लोगों को काम पर रखा जाता है। तो घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं, और कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। क्योंकि घरेलू काम में, तो घरेलू काम को तो वैसे ही पुरुष महत्व नहीं देते हैं, उन्हें लगता है ये तो कोई काम ही नहीं है ना। तो उन्हें बहुत कम काम का कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाता है, ना तो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। कई घरों में आप लोग देखते होंगे, जो महिलाएं काम करने वहाँ पर जाती हैं तो सर्दियों तक में उन्हें घर के अंदर चप्पल पहन के जाने नहीं दिया जाता है, नंगे पैर वो काम करती हैं। कई घरों में आपने देखा होगा, दिल्ली वगैरह में आप जाएं, या बड़े शहरों में जहाँ पर मेड काम कर रही हैं घरों में, वहाँ पर स्थिति ऐसी है। क्योंकि मैम साहब ने कह दिया है कि भाई घर में तू चप्पल पहन के अंदर नहीं आएगी। भले मैम साहब गंदी चप्पलों के सहारे पूरे घर में घूमती रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि वो नौकरानी है तो घर में वो चप्पल पहन के अंदर काम नहीं करेगी। तो सर्दियों में उनकी उंगलियां सूज जाती हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। किचन में सर्दी चल रही है, ठंडे पानी से बर्तन धोने हैं, ये भी नहीं कि भाई गर्म पानी करके दे दें, या गर्म पानी की घर में फैसिलिटी है, गीजर वगैरह से गर्म पानी वो ले ले और बर्तन साफ कर ले, ये सुविधा भी नहीं दी जाती है। तो इस तरह से उन्हें काम उनसे लिया जाता है, साथ ही साथ अपमानित भी किया जाता है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बोली गई हैं कि घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। और सुबह से शाम तक ये लोग मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत होती है। भाई सुबह उठ जाएंगे 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, जब तक रात का खाना नहीं हो जाता तब तक ये लोग काम करते हैं। तो जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी में रखने वाले लोग जो हैं, यानी उनके नियोक्ता जो हैं, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार तक नहीं करते हैं। और ये जो ट्रेंड है, ये जो चीज़ें हैं, आप लोग अक्सर देखते होंगे सोसाइटी में। अभी हाल के कुछ दिनों में गाजियाबाद या नोएडा का एक मैटर आया था, जहाँ पर कुछ सोसाइटी में एक ये पोस्टर लगा दिया गया था कि जो मेड वगैरह हैं या घरेलू कामगार जो हैं,
ये लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सर्विस लिफ्ट से आएंगे, जो मेन लिफ्ट होती है उस मेन लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे या सीढ़ियों से आएंगे। तो इस चीज़ को लेकर भी मीडिया में न्यूज आई थी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम इन लोगों को वैल्यू देना ही नहीं चाह रहे हैं। हमारी नज़र में जो घर का काम है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई काम ही नहीं है। और यही कारण है कि हम इन लोगों को भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं। कुछ घरेलू काम ऐसे होते हैं जिनमें जी तोड़ शारीरिक श्रम लगता है, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम लगता है। खास करके आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर जल की दिक्कत है, पानी नहीं है, तो वहाँ पर महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाती हैं। कई जगह आपने इमेज देखा होगा, खास करके पश्चिमी राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं, आपके महाराष्ट्र में जो सूखा प्रवण इलाके हैं वहाँ पर ऐसी स्थिति है जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, तो दूर दूर से स्त्रियाँ पानी भरकर लाती हैं। और आपने देखा होगा कि पानी भरकर लाने की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं को सौंपी गई है, पुरुष भी ये काम नहीं करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा पुरुष कभी भी पुरुष के सर पर आपने मटके रखे हुए नहीं देखे होंगे। अक्सर जो आप फोटो देखते हैं, अक्सर जो आपके सामने वीडियो आते हैं, उसमें महिलाएं ये काम करते देखी जाती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज भी एलपीजी का चलन नहीं है, आज भी यहाँ के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग क्या है, जो जंगल से मिलने वाली लकड़ी है उसके सारे अपना जीवन यापन चला रहे हैं। तो जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर ये लोग सर पर ढोकर लाते हैं। तो ये सब काम किसका है? स्त्रियों का, लड़कियों का है। इसके अलावा देखिए घरेलू और देखभाल काम का एक अन्य पहलू ये भी है कि हम इसे महत्व नहीं देते हैं। और सबसे ज़्यादा खराब बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा लंबा समय लगता है, उसके बाद भी हम इसका महत्व नहीं दे रहे हैं। यानी यहाँ पर कोई ये नहीं है कि एक फिक्स ड्यूटी है। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में ड्यूटी नियत है कि भाई 9 से लेके 5 बजे तक आपकी ड्यूटी करनी है, एक फिक्स टाइम है कि भाई आपको वीकेंड ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, या महीने में 4 दिन छुट्टी रहेगी। लेकिन घरेलू काम में ऐसा है? भाई घरेलू काम में कभी आपकी मम्मी ने ये कहा है कि भाई हमारी संडे छुट्टी रहेगी, संडे को आपको अपना खाना, अपने कपड़े स्वयं धोने? कभी आपकी माँ ने ऐसा कहा है? कभी आपकी पत्नी ने ऐसा कहा है? नहीं कहा है। तो घरेलू काम में कोई छुट्टी नहीं है, कोई लीव नहीं है। यहाँ पर खाना तो आपको हर दिन खाना ही खाना है भाई, ब्रेकफास्ट भी करना है, खाना भी खाना है, शाम का डिनर भी करना है, हर काम करना है, कपड़े भी पहनना है। तो यहाँ पे घरेलू काम में कोई छुट्टी नहीं होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बहुत लंबा समय लगता है। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके ऊपर दोहरा बोझ है। कुछ महिलाएं जो है रोजगार में शामिल हैं, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही हैं, या घरेलू कामगार के रूप में काम कर रही हैं, या सरकारी जॉब में हैं। तो ये सब काम करने के बाद भी उन्हें अपने घर का काम फिर से करना पड़ता है। भले वो रोजगार में है, उसके बाद भी जब वो घर जाएंगी तो अपनी जो भूमिका समाज ने उनके ऊपर थोप दी है उस भूमिका का निर्वहन भी करेंगी। किचन का काम वो उन्हें करना ही करना है। ये क्योंकि हमारे भारत में एक धारणा ये बनी हुई है किचन केवल महिलाओं के लिए है। तो जो महिलाएं घर के बाहर नौकरी करती हैं उन्हें घर और बाहर दोनों जगह का पूर्ण कार्यभार संभालना पड़ता है, और इसे प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। यानी कहने का मतलब भी है कि हमारे यहाँ पर स्त्रियाँ जॉब लेने के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं। जॉब लेने के बाद उनके ऊपर डबल बर्डन हो जाता है, दोहरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, घर का काम भी देखना है और अपनी जॉब भी संभालनी है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सरकारी आंकड़े हैं जो कि अभी हाल के ही आंकड़े हैं। तो ये है समय उपयोग सर्वेक्षण, इसको TUS कहा जाता है, टाइम यूजेस सर्वे, और ये जनवरी दिसंबर 2024 का आंकड़ा है। ये आंकड़ा किसने दिया है? ये दिया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। इसने समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। इससे पहले इसने 2019 में सर्वेक्षण किया था। तो 2019 के बाद ये दूसरा देशव्यापी सर्वे है। ये सेकंड पूरे देश लेवल पर, नेशनल लेवल पर ये सर्वे किया गया है। और सबसे मेन बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने ये सर्वे किया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का ये सर्वे है, प्रामाणिक आंकड़े हैं। सर्वेक्षण का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो भुगतान और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना है, क्योंकि कई विकसित देशों में सर्वे करवाया जाता है। इसको देखते हुए हमारी भारत सरकार ने भी ये सर्वे करवाया है ताकि पता चल सके कि हमारे यहाँ कितने पुरुष और स्त्री अवैतनिक कार्यों को कर रहे हैं। TUS का मतलब समय उपयोग सर्वेक्षण। तो TUS घर के सदस्यों द्वारा अवैतनिक देखभाल गतिविधियों, स्वयंसेवी कार्य और अवैतनिक घरेलू सेवा उत्पादन गतिविधियों में उपयोग किए गए समय के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इससे हमें एक्यूरेट, एक एग्जैक्ट डेटा पता चल जाता है। क्योंकि ये सर्वे गवर्नमेंट ने किया है तो यहाँ पर सब प्रामाणिक आंकड़े हैं। देखिए जो 2024 का TUS है, समय उपयोग सर्वेक्षण है, इसमें रोजगार में भागीदारी का आंकड़ा दिया गया है कि 2024 में 75% पुरुषों और 25% महिलाओं
जिनमें कि 15 से लेकर 59 साल की जो उम्र की एज की महिलाएं हैं, इन्होंने रोजगार से संबंधित गतिविधियों में हिस्सा लिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2024 का जो आंकड़ा है TUS का, वो ये बताता है कि हमारे भारत में 75% मेल लोग रोजगार में, यानी रोजगार में जो है 75% मेल हैं और मात्र 25% महिलाएं हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पुरुषों की आबादी 3/4 है और महिलाओं की आबादी मात्र 1/4 है इस रोजगार में। जबकि 2019 की बात करें तो 2019 का आंकड़ा दर्शाता है 2019 में जॉब में जो है 70.9%, लगभग 71% पुरुष थे और लगभग 22% महिलाएं थी। तो 2019 से अगर कंपेयर करें तो 2024 वाले आंकड़े में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा अवैतनिक घरेलू सेवाओं की बात करें तो अवैतनिक घरेलू सेवाओं में कार्यरत जो 15 से 59 वर्ष की जो आयु की महिला प्रतिभागी हैं, तो इन प्रतिभागियों ने 2019 के दौरान इन गतिविधियों में लगभग 315 घंटे प्रतिदिन, 315 मिनट है, ये घंटे नहीं है, 315 मिनट, यानी एक दिन में 315 मिनट प्रतिदिन खर्च किए हैं, जो 2024 के दौरान घटकर 305 मिनट प्रतिदिन रह गए हैं। 305 मिनट का मतलब जान रहे हैं आप लोग जानते हैं कि 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है, 60 मिनट बराबर 1 आवर है ना। तो यहाँ पर 60 का भाग 300 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे। यानी कहने का मतलब ये है कि एक स्त्री ने 2024 के दौरान एक स्त्री ने तकरीबन 5 घंटे घर में अवैतनिक कार्य के लिए दिए हैं। अब इसमें बात कर लें देखभाल संबंधी कार्य की। 15 से 59 वर्ष की आयु की 41% महिलाओं ने अपने घर के सदस्यों की देखभाल में भाग लिया। यानी जो 15 से लेकर 59 साल की आयु की जो 41% महिलाएं हैं, इन्होंने अपने घर के जो सदस्यों की देखभाल है इसमें हिस्सा लिया है। और इस आयु वर्ग में देखभाल करने वाले पुरुषों की जो भागीदारी है मात्र 21.4% है। यानी कहने मतलब ये 15 से 59 साल की जो पुरुषों की जो भागीदारी है देखभाल के कार्यों में, वो मात्र 21.4% है। साथ ही देखभाल गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं ने एक दिन में लगभग 140 मिनट खर्च किए। देखभाल करने में औसत रूप से महिलाओं ने प्रतिदिन 140 मिनट, यानी करीब 2.25 घंटे अपने जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं उनकी देखभाल में व्यतीत कर दिए। जबकि पुरुषों की जो प्रतिभागियों की जो भागीदारी है मात्र 74 मिनट की रही है, औसतन दिन में 74 मिनट की रही है। अब देखिए यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि पहले की तुलना में यहाँ पे पुरुषों की जो भागीदारी है, देखभाल संबंधी भागीदारी बढ़ रही है। बढ़ने का रीजन ये है कि अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं और शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। तो जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं ये समझने लगा हूँ कि भाई अब स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, सब लोग बराबर हैं, है ना। तो अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ऐसे कई ऐसे पुरुष हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित पुरुष हो गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। जैसे जिनकी पत्नियां बाहर जॉब पर हैं या जॉब कर रही हैं, मान लीजिए पुरुष जल्दी आ जाता है, पत्नी देर से आ रही है, तो कई पुरुष ऐसे भी होते हैं कोऑपरेट करने वाले, जो किचन का सामान तैयार कर देते हैं, खाना वगैरह सब्जी वगैरह तैयार कर देते हैं और पत्नी आके रोटी बना देती है। तो सहयोग हो जाता है, भाई दोनों लोग मिल बांट के काम कर रहे हैं, काम जल्दी हो जा रहा है, किसी पे बोझ भी नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बदलते जो जेंडर रोल हैं, बदलते जेंडर रोल और शहरीकरण के कारण बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों की देखभाल में पिता की ज़्यादा भागीदारी सामने आ रही है। पहले की तुलना में भागीदारी अब बढ़ी है। अब देखिए यहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया है इसी TUS का, तो इसमें एक दिन में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले 6 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत दिखाया गया है। यहाँ पे जॉब से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, चूँकि यहाँ पे 6 साल से ऊपर का है, ये 15 से 59 का नहीं है। ऊपर वाला जो आंकड़ा है 15 से 59 एज ग्रुप का है, यहाँ पे 6 साल से ऊपर का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगभग 61% पुरुष इसमें शामिल हैं और इधर यहाँ महिलाओं का रेशियो बताया 21% शामिल है। अनपेड जो डोमेस्टिक सर्विस है, यानी घर के जो अनपेड वर्क हैं, घरेलू जो कार्य हैं, साफ सफाई, खाना बनाना, इसमें पुरुषों का रोल कितना है, मात्र 27% का है। महिलाओं की भागीदारी कितनी है, लगभग 81.5% की है। ऐसे ही जो केयर गिविंग सर्विसेज हैं, देखभाल संबंधी जो कार्य हैं, यहाँ पर महिलाओं का जो रेशियो है, 6 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका जो रेशियो 34% का है और पुरुषों का मात्र लगभग 18% का ही है। तो ये जो आंकड़े हैं TUS के आंकड़े हैं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, समाज में जो चीज़ें व्याप्त हैं, स्त्री पुरुष में जो भेदभाव किया जा रहा है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है हमारी जो सामाजिक व्यवस्था। हमारे यहाँ सदियों से जो पितृसत्तात्मक सत्ता चली आ रही है, उसकी वजह से हमारे यहाँ स्त्रियों को ये भूमिका को गौड़ समझा जाता है। स्त्रियों को केंद्रीय स्थान नहीं दिया जाता है, उनको बिल्कुल साइड में रखा जाता है।
तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। भाई एक परिवार तक सीमित नहीं है ये बात, ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है। और सामाजिक व्यवस्था कहाँ से बनी है? पितृसत्तात्मक समाज की देन है। तो यहाँ पर हमारे संविधान में भी कुछ कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पर समानता की बात कही गई है। क्योंकि हमारा संविधान तो सभी को समान मानता है, सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है, संविधान में तो ये वर्णित है, लेकिन फिर भी रियल लाइफ में चीज़ें समान नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं, जिन प्रावधानों में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार मिले उनकी बात हम कर लेते हैं। उसके बाद सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, भाई सरकार को ही तो प्रयासरत होना पड़ेगा, तभी तो लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा। तो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समानता जो है हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें समानता जो है हर व्यक्ति को प्रदान की गई है, भारत के हर नागरिक को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसका लैंगिक स्तर कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 15 है जो कि भेदभाव का निषेध करता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी यहाँ पर पूरी तरह से लैंगिक भेदभाव की मनाही है। अब संविधान के फंडामेंटल राइट्स में लैंगिक भेदभाव की पूरी तरह से मना है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं समाज में लैंगिक भेदभाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान के जो उपबंध हैं उनका उल्लंघन ये कर रहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(3) इसमें विशेष प्रावधान है, यह राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए सकारात्मक कदम जैसे कि आरक्षण या विशेष सुविधाएं ये प्रोवाइड करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 39D, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये जो अनुच्छेद 39D है, तो इसमें ये राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। हमारे भारतीय समाज में हमने देखा होगा एक ये भी समस्या है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। जैसे आप किसी भी स्कूल में जाएं, मैं अमूमन स्कूल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो स्कूल में अगर मैथ का टीचर है तो मैथ के टीचर को अगर 10,000 सैलरी मिल रही होगी, तो महिला टीचर अगर भले वो मैथ में पारंगत है, मैथ की बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा मैथ उसे आता है, महिला को मुश्किल से 8 या 7,000 ही दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति आप अपने भारत में देखते हैं। तो जबकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 39D में बात ये कह दी है कि पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, फिर भी हमारे यहाँ पर ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा आर्टिकल 42 है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करेगा और प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ, मातृत्व अवकाश वगैरह भी प्रोवाइड करेगा। मातृत्व अवकाश का मतलब क्या है? कोई महिला गर्भवती है, 6-7 महीने की गर्भवती है, डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद बच्चे की देखभाल के लिए सवेतन अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। तो ये हमारे अनुच्छेद 42 में ये चीज़ वर्णित है। इसके अलावा अन्य सरकारी प्रयास भी किए गए हैं। अन्य सरकारी प्रयासों में क्रेश या जिसको बालवाड़ी कहा, क्रेश तो अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बालवाड़ी सुविधा। देखिए, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 ये कहता है कि जिस संस्थान में 50 या अधिक कर्मचारी, देखिए ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ 50 या अधिक कर्मचारी जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, जिस संस्थान में 50 या अधिक कर्मचारी जिसमें कि महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, अगर वहाँ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रेश सुविधा देना अनिवार्य, यानी बालवाड़ी की सुविधा देना अनिवार्य है, ताकि महिलाएं जो हैं उस बालवाड़ी में अपने बच्चों को छोड़ सकें और वहाँ पर आराम से काम कर सकें। और ये भी इसमें कहा गया है कि महिलाओं को दिन में 4 बार क्रेश में जाने की सुविधा दी जाएगी, अनुमति दी जाएगी, ताकि महिलाएं जो स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चों को स्तनपान करा सकें और कुछ समय के लिए बच्चे को भी आराम दे सकें, खुद भी रेस्ट कर सकें। ये बात मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में ये बात कही गई है। अब देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट में भी चीज़ बताई गई है। मैं आपके मन में स्पष्ट करना चाहूँगा, आपके माइंड में, कि आपकी एनसीईआरटी में 30 का आंकड़ा दिया हुआ है कि भाई जिस कंपनी या फैक्ट्री में 30 महिला कर्मचारी या उससे ज़्यादा महिला कर्मचारी काम कर रहे हैं, 30 या उससे ज़्यादा महिला कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्रेश या बालवाड़ी की सुविधा देना अनिवार्य है। अब ये 30 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? 30 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकल कर आया है? ये निकल कर आया कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 48 से। यानी कारखाना अधिनियम 1948, इसकी धारा 48 में ये प्रावधान किया गया था कि जिस भी कारखाने में 30 से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत होंगे, वहाँ का जो नियोक्ता है, यानी वहाँ का जो नियोक्ता है
वहाँ का जो मालिक है वो बच्चों के लिए, महिला एम्प्लॉइयों के बच्चों के लिए क्रैश या बालवाड़ी सुविधा प्रदान करेगा, ये अनिवार्य किया गया था। अब लेकिन अंतर क्या है, ये तो भाई पुरानी बात है, ये कारखाना अधिनियम 1948 की बात है। अब क्या है, अब तो प्रेजेंट में मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 आ गया है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए जो कारखाना अधिनियम है उसमें ये कहा गया है कि जहाँ पर 30 से अधिक महिला कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे तो वहाँ पर बालवाड़ी बनानी है, क्रैश सुविधा देनी है। लेकिन जो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 है, इसमें कहा गया है कि क्रैश की निवारता के लिए महिलाओं की संख्या की बजाय यहाँ पर क्या है, कुल कर्मचारियों की संख्या को इसमें आधार बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 50 की जो अनिवार्य 50 की जो कंडीशन रखी गई है, तो यहाँ पे 50 महिलाएं नहीं है कि जिस कंपनी में या जिस फैक्ट्री में 50 महिलाएं काम कर रही हैं वहीं पर क्रैश सुविधा देनी है। यहाँ पे 50 जो काउंटिंग रखी गई वो कर्मचारियों की रखी गई है, और 50 कर्मचारियों में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो अभी का प्रेजेंट का जो अधिनियम है, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, इसमें ये बात कही गई है कि महिलाओं यहाँ पर जो है कुल कर्मचारियों की संख्या जो है 50 या उससे अधिक है तो वहाँ पर क्रैश सुविधा देना अनिवार्य है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, एनसीईआरटी के आंकड़े जो हैं हाल फिलहाल में चेंज नहीं होते हैं, 10-10 साल में एक बार चेंज होते हैं। जबकि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वहाँ पर हर 6 महीने में अपडेट आंकड़े पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे जाए, अगर प्रश्न इस तरह से आता है कि किसी कंपनी में क्रैश या बालवाड़ी की सुविधा कब दी जाए, मान लीजिए कितने महिला कर्मचारियों की सुविधा देनी चाहिए, ये पूछा जाए कितने महिला कर्मचारी की लाइन लिखी हो तो वहाँ पे आप 30 का लगाएंगे टिक, वहाँ पे 30 का आप सही लगाएंगे। और जब ये लिखा हो कितने कर्मचारियों पर, है ना, कितने कुल कर्मचारियों की कितनी संख्या पर क्रैश सुविधा देना अनिवार्य है, तो आप लगाएंगे 50 पर। क्योंकि आज भी कुछ जगह पर, कुछ पेपरों में क्या है, जैसे सीटेट के मैंने पिछले पेपर उठा के देखे, उनमें 30 का आंकड़ा दिया गया था। जबकि जो अपडेटेड हमारे सामने जानकारी है, अपडेटेड जो अधिनियम आ चुका है, उस अधिनियम के हिसाब से 50 या अधिक कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर क्रैश सुविधा देनी है। तो ये चीज़ का जो अंतर है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मातृत्व अवकाश भी है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार जो कामकाजी महिलाएं हैं इनको सवैतनिक का मतलब वेतन के साथ सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। यानी कोई महिला अगर वो गर्भवती है, डिलीवरी का समय आने वाला है, उस समय से लेकर बच्चे की देखभाल करने तक 26 सप्ताह का उसको अवकाश दिया गया, और ये अवकाश भी सवैतनिक है। यानी इस अवकाश में उसके पैसे नहीं काटे जाएंगे, सैलरी नहीं काटी जाएगी, बल्कि सैलरी प्रदान की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लाभ है, सवैतनिक लाभ है 26 हफ्ते वाला, ये पहले 2 बच्चों पर लागू है। अगर आप केवल 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आपको 26 हफ्ते का अवकाश मिलेगा। लेकिन तीसरा बच्चा पैदा करेंगे तो ये सुविधा नहीं है। तीसरे बच्चे के लिए ये अवकाश केवल 12 सप्ताह का ही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसलिए स्टार्ट की गई ताकि जो लिंग अनुपात है उसमें सुधार आए, जो लोग हैं अपने लड़कियों को लेकर जागरूक हों। जैसे आपने अभी हाल में एक न्यूज़ देखी होगी, एक महिला के 11वें बच्चे के रूप में लड़का पैदा हुआ है, तो उसके घर वाले जो खुशी मना रहे थे, मीडिया वालों ने जो महिला का हस्बैंड है उससे उनकी जो 10 लड़कियां आती हैं उन 10 लड़कियों के नाम पूछ लिए, तो पिता उनके नाम नहीं बता पाया। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्या है कि आप महिला को क्या समझ रहे हैं, महिला को आप केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रहे हैं। आपको ना महिला के स्वास्थ्य से मतलब है, ना जो लड़कियां हो गई हैं उनसे भी आपको मतलब नहीं। आपको केवल एक सोच बनी हुई है, हमें लड़का ही चाहिए, और लड़के की सोच के चक्कर में आप, चाहे आपकी पत्नी मर जाए, किसी भी कैजुअलिटी से गुजर जाए, आप रुकेंगे नहीं, आप अपनी मनमानी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारा जो समाज है वो महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिव है, महिलाओं को लेकर अच्छा नहीं सोच रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते होंगे, लोग लड़कों की जहाँ में लड़कियाँ हो जाती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको इग्नोर करते हैं कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। तो इस तरह से भी हमारे समाज में हम लोग देखते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये योजना इसी वजह से स्टार्ट की गई थी ताकि लोग अपनी बच्चियों के प्रति जागरूक हों। इस योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, और इसका उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात सुधारना और लड़कियों की शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य ये है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र है। आंगनवाड़ी केंद्र, देखिए आंगनवाड़ी वाली जो योजना है, इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1975 में, यानी 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी की जयंती वाले दिन इसकी शुरुआत की गई थी। और ये योजना जो है एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्टार्ट की गई थी। आंगनवाड़ी केंद्र जो है ये भारत सरकार की एक ग्रामीण या स्थानीय स्तर की सेवा इकाई है।
यहाँ पर जो है 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं या धात्री माताओं को जो पोषण है, धात्री का मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने अभी हाल में ही बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं, तो गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, इनकी स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा इनको प्रदान करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी केंद्रों को सौंपी गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्री प्राइमरी स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी को दी गई है। इसके अलावा इन बच्चों के पोषण को लेकर इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी आंगनबाड़ी को सौंपी गई है। आपने देखा वो टीकाकरण वगैरह जो होता है वो आंगनबाड़ी ही करवाते हैं, है ना। इसके अलावा इनकी जो माएँ हैं उन माँ के पोषण की जिम्मेदारी भी आंगनबाड़ी केंद्रों को ही सौंपी गई है, आंगनबाड़ी को ही सौंपी गई है। तो इस तरह से ये एक स्कीम लॉन्च की गई है ताकि महिलाएं सशक्त हो पाएँ, जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं वो भी काम पर जा पाएँ। यानी अगर वो अपने बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर भेज देंगी तो वो फ्री हो जाएंगी तो कुछ और काम भी करेंगी। इसलिए ये आंगनबाड़ी योजना ये लाई गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लास्ट में जो आपका SDG 5 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, इसके बारे में भी बात की गई है, जो कि जेंडर इक्वलिटी को लेकर है, लैंगिक समानता को लेकर है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना है। तो आज का चैप्टर पढ़कर केवल और केवल आपको ये आंकड़े याद नहीं कर रहे हैं, इस चैप्टर से आपने जो सीखा है उसको भी अपनी ज़िंदगी में उतारना है। और मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपको एक अच्छा कायदे का इंसान बनना है ना, तो सामने वाले की रेस्पेक्ट करना सीखना होगा, खास करके लड़कियों की, अपनी माँ की, अपनी सिस्टर की, अपनी पत्नी की। केवल ये नहीं है कि आप पुरुष हो तो आप मनमानी करोगे, ये कभी आपको नहीं करना है। अगर आपको कायदे का एक इंसान बनना है तो अपने घर में जो भी आपकी स्त्री है, जो भी, चाहे वो माँ हो, सिस्टर हो या पत्नी हो, सबको सम्मान देना है, सबकी वैल्यू समझनी है, ना उन्हें ताने नहीं देने हैं। यानी कई घरों में आप देखते होंगे, शायद आपकी माँ को भी मिले हों ताने कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। ये सब चीज़ें आपको अपने जीवन में रिपीट नहीं करनी है। और अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी है कि आपके घर में जो आपकी माँ काम कर रही है वो काम ऐसा नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो काम बहुत ज़्यादा अतुलनीय है। अगर वो काम नहीं करेगी, वो खाना नहीं पकाएगी, तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। उन्हें ये समझाना है, शिक्षा देनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। जैसा कि मैं आपसे हर बार वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज समझ में आ रही होगी। आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।